हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSV क्लासेस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सूची के बारे में, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, चलिए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का जो संविधान है या संविधान किसे कहा जाता है। तो संविधान क्या होती है? ये कानून का दस्तावेज होती है जिसके सहारे पूरे देश को चलाया जाता है। भारत का संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी कि भारत का जो संविधान होगा वो ही सर्वोच्च माना जाएगा। इससे बड़ा भारत में किसी भी चीज़ को नहीं माना जाता है। यह देखो, यह क्या है कि यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के ढांचे को प्रस्तुत करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। हमारे भारत के संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद और आपका 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे। भारत का संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, या इसी दिन क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। 29 नवंबर 1949 को किया गया था, को बनकर तैयार हो गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। यह दुनिया के किसी भी संपूर्ण देश की सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान को लिखा गया है वो मसौदा समिति के द्वारा लिखा गया था, और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए, मसौदा समिति आपको कन्फ्यूज करने के लिए कहीं कहीं प्रारूप समिति भी लिखता है, कहीं कहीं मसौदा समिति। तो मसौदा समिति और प्रारूप समिति दोनों आपका एक ही समिति है, ठीक है। इधर हम लोग देखने वाले हैं, इधर से देखेंगे क्रम संख्या, इधर देखेंगे क्रम संख्या और इधर देखेंगे अनुच्छेद के विवरण। तो देखिए, पहला क्या है? पहला में जो एक अनुच्छेद में कहा गया है, भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। और तीसरा अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में मौजूदा राज्यों का नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन तथा उसका राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार, यानी कि 13 अनुच्छेद को देखते हैं कि मौलिक अधिकार को असंगत या उनके अल्पीकरण का वाली विधियों के बारे में बताया गया है 13 आर्टिकल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 अनुच्छेद, देखते हैं कि 14 अनुच्छेद क्या बोलता है हमारे संविधान के बारे में। देखिए, 14 अनुच्छेद हमको किसी भी न्यायालय के समक्ष में जो कानून होगा वो सभी के लिए समानता, यानी कि सभी के लिए समान होगा, यानी सभी के लिए, व्यक्ति के लिए क्या होगा? कानून के समक्ष सभी समान होंगे। 15 नंबर है आपका अनुच्छेद, बोला गया है कि भारत में धर्म या जाति या लिंग के भेदभाव पर प्रतिरोध लगाया गया है। आर्टिकल 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को लिंग या जाति के या आधार पर उसमें हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 16 में क्या कहा गया? 16 अनुच्छेद में कि किसी भी सरकारी नौकरी में सभी को एक समान के अवसर मिलेंगे, यानी कि जितने भी जो सरकारी वैकेंसी निकलते हैं उसमें सभी व्यक्तियों को एक जैसा समान अवसर दिया जाएगा। ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता को अंत किया गया है, या अनटचेबिलिटी को अंत किया गया है, या छुआछूत को अंत किया गया है। ये तीनों शब्द आपका पूछेगा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कितना गया है? अंत कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 17 में किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 18 अनुच्छेद क्या बोलता है? तो उपाधियों का अंत कहा गया, अर्थात ब्रिटेन के द्वारा जो भी उपाधि दिए गए हैं उनका अंत किया गया है। और इसमें बताया गया है कि आपको अगर कोई विदेश से आपको अगर कोई उपाधि मिल रहा है तो आपको बिना राष्ट्रपति के बताए हुए उस उपाधि का आप धारण नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 18 में बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग 19, जो एग्जाम भी से काफ़ी VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है के बारे में अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 19 के ए में देखेंगे कि नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति करने का ये दिया गया है। 19 के बी में देखेंगे कि बिना हथियार और शांतिपूर्ण जमा होकर किसी भी धारणा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। इसका बारे में ये अनुच्छेद के 19 के बी में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के सी में बोला गया है कि आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है 19 के सी में।
अब 19 के डी में क्या दिया गया है, तो 19 के डी में भारत के किसी भी हिस्से में बिना रोक टोक के आप घूमने का अधिकार है, यानी कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, वो आप सभी वहाँ पे जाके घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी आपको। और अनुच्छेद 19 के ई में कहा गया भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार दिया गया था। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बोला जाता था, लेकिन अभी आप जम्मू कश्मीर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 370 धारा में क्या हुआ, हट गया। तो इसकी वजह से आप जम्मू कश्मीर में भी अपना घर खरीद सकते हैं या अपना वहाँ पे भी रह भी सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 के एफ, जो इम्पोर्टेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अभी देखिए हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार में कितने अधिकार 6 है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार नहीं पहले कितने थे, 7 अधिकार थे, जो हटा दिया गया है। जो 7वां मौलिक अधिकार था जो हटा दिया गया था, उसको अब 300 के ए द्वारा शासित एक मौलिक अधिकार में रूप में छोड़ा गया है, और व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार के रूप में अधिकार बनाया गया, नहीं कि ये अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 19 के जी में किसी भी जगह जाके व्यापार या कारोबार या पैसे के अपनाने के लिए आप अधिकार आपका दिया गया है 19 के जी में। ये आपका है 21 में क्या है कि जीवन की व्यक्ति की आज़ादी दिया गया है, यानी प्राण या दैहिक की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो आर्टिकल आपका 21 में दिया गया है। इसमें अगर देखेंगे हम लोग आर्टिकल 21 के ए में देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्षों के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी निःशुल्क शिक्षा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव में दुर्व्यवहार और बलपूर्वक आप किसी के साथ में कार्य आप नहीं करवा सकते हैं, बलपूर्वक यानी किसी भी व्यक्ति को आप बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 23 में दिया गया है। 24 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत एग्जाम में पूछता रहता है हमेशा कि बच्चों को यानी कि नाबालिग बच्चों को हम लोग कहाँ पे नहीं काम करवा सकते हैं, तो आर्टिकल ये आपका 24 में कहा गया है कि बालक का नियोजन प्रतिशत दिया गया, यानी आरक्षण दिया गया है कि आप किसी भी हानिकारक कारखाने में आप बच्चे को आप 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 25 आपका क्या बोलता है, तो 25 आपका अनुच्छेद जो बोलता है अंतरात्मक की स्वतंत्रता दिया गया है, मनचाहा काम धर्म प्रचार प्रसार के लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई भी भारत सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी। नेक्स्ट है 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों को हित का संरक्षण दिया गया है, इसमें मतलब संरक्षण प्रदान किया दिया गया है अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक जिनके जो कम जनसंख्या होती है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है एक क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार में यहाँ पे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है, तो रीट जारी हम लोग का रीट जारी 2 ही करता है, एक तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है आपका रीट जारी आपका दोनों कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या फिर उच्च न्यायालय कर सकता है, जिला न्यायालय नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अनुच्छेद 44 क्या बात है, अनुच्छेद आपका 44 बोल रहा है नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता, यानी कि नागरिक में यानी कि जितने भी राज्य में रह रहे हैं सभी लोगों के एक यानी कि एक संहिता होगी, एक जैसा उसका माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कार्यपालिका, नेक्स्ट आपका है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है, ये आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 50 में कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग 51 में आर्टिकल में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आपका 51 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 51 के क में आपका 51 के क या 51 के ए में लिखता है कहीं कहीं, ठीक है, या भाग 4 के क में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य व्यक्ति को, ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये आपका स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के समिति के रिपोर्ट पर इसको जोड़ा गया था भारत के संविधान में। तो आपका ये इसमें अभी जो वर्तमान में है, जब इसको जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार 11 है, मौलिक कर्तव्य भी कितने हैं, 11 हैं। देखते हैं आर्टिकल 76 क्या बोलता है, तो भारत के न्यायवादी एक होगा, ये आपका 76 में कहा गया है। राष्ट्रपति
78 आपका आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। कोई भी अगर काम करेगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जरूर वहाँ पे उसका बारे में बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद का सत्र वर्षांत या लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, उसका ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है आर्टिकल 85 के तहत कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपका संसद कितने होते हैं, संसद बार बार शब्द आ रही है, संसद आपका दो होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरे होते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, या फिर इसको उच्च सदन बोला जाता है, या फिर राज्यसभा बोला जाता है। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं, ठीक है, निम्न सदन बोल सकते हैं, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं इसको। और इसको ये क्या होता है कि इसके जो संसद होते हैं, ये राज्यसभा होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ये इसको मतलब कभी भी भंग नहीं किया सकता है। और ये क्या होता है, ये अस्थाई होता है, इसको भंग किया जा सकता है। किसको? लोकसभा को हम लोग लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है आर्टिकल 93 में। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 100 में संसाधनों और मतदान रिक्तियों के होते हुए संसदों में कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति दिया गया है, आपको आर्टिकल 100 में दिया गया है। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 105, संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों की समितियों को विशेष अधिकारों शक्तियों की जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया 105 में दिया गया है। आपका अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। हमेशा क्वेश्चन में पूछते रहता है कि संसद के वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका अनुच्छेद 106 में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 108 में जो एग्जाम विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, 108 अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है। दोनों संयुक्त को लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को बुलाया जाता है, लेकिन बुलाता है इसमें राष्ट्रपति है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसका जो अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 109 में बताया गया है कि अनुच्छेद 109 या 10 में दोनों में बताया गया है कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है 112 अनुच्छेद के तहत। फिर उसके बाद बताया गया है 127 में बताया गया है कि संसद के विश्रांति काल राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का बारे में बताया गया है आपका 127 में। नेक्स्ट है कि 127 में क्या बताया कि तो तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति किया जाता है 127 के तहत। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।